नमस्ते। बिहार इलेक्शंस इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग-अलग मोर्चे हैं और इसलिए इस पर चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है और इसके लिए मेरे साथ हैं अमिताभ तिवारी जी, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इलेक्शन एनालिस्ट हैं और स्वराज्य हिंदी में काम करते-करते मैं खुद इनके बहुत सारे आर्टिकल्स ट्रांसलेट कर चुकी हूँ और आज इनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। नमस्ते अमिताभ जी। नमस्कार। आप पॉलिटिकल बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और जैसा मैंने कहा कि ये इलेक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? जी, ये इलेक्शंस कॉम्प्लेक्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्लियरली 5 कम से कम 5 कॉन्ट्राडिक्टिंग ट्रेंड्स इमर्ज होके आ रहे हैं। पहला तो ये है कि नीतीश अनपॉपुलर है। नीतीश की पॉपुलैरिटी कम हुई है पहले के कंपैरिजन में, बट फिर भी ओपिनियन पोल में एनडीए जीत रहा है। अब ये अमूमन होता नहीं है। जो भी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट में आगे चल रहा होता है या जिसके गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से ज्यादा लोग खुश होते हैं, वो जनरली वो पार्टी जीत के आती है। तो पहला तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टिंग ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीट आएगी, लेकिन नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। तो ये भी एक एलिमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी। तीसरा एलिमेंट ये है कि तेजस्वी को अपनी जो पार्टी है, अपना जो अलायंस है, उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत थी कास्ट अरिथमेटिक के तौर पे, क्योंकि वो आरजेडी अब एक मुस्लिम यादव जिसको एमवाई बोलते हैं वो पार्टी बन के रह गई। अब मुस्लिम यादव की आबादी जो बिहार में वो 31% है। सो 31% में आप एक बाईपोलर कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकते। आपको बाईपोलर कॉन्टेस्ट जीतने के लिए 40-42% वोट चाहिए। तो उनको अपना दायरा बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने मांझी जो कि महादलितों के लीडर हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो कि अपने आप को कुशवाहा का लीडर्स बोलते हैं, और मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी है, इन सबको बाहर कर दिया अलायंस से। तो उनको बढ़ाने की जरूरत थी, वो अपने आप को और समेटते चले गए। चौथा, एलजेपी जो है, जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसको एनडीए ने उचित या जो वो मांग रहे थे उतनी सीटें नहीं दी। तो उसकी नाराजगी वो सिर्फ जेडीयू पे उतार रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी से खुश हूँ, बट बीजेपी अकेले ने तो उनको सीट नहीं डिनाई किया था, तो वो सिर्फ जेडीयू के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। तो ये भी एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है। और मैं कहूँगा पांचवा कॉन्ट्रडिक्शन जो ये दिख रहा है कि मीडिया सुशांत सिंह राजपूत केस 3-4 महीने से काफी उसको चला रही थी और लोगों का ये मानना था कि ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है बिहार के चुनाव में, लेकिन किसी भी टॉप 5 या टॉप 10 इशू में ये मुद्दा किसी भी ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इसमें काफी मूविंग पार्ट्स हैं और इसलिए ये चुनाव काफी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। जी, तो आपकी नजरों में क्या मुद्दे हैं जो इस इलेक्शन को प्रभावित करेंगे? सी मुद्दे से ज्यादा आई थिंक हिस्ट्री में मैं काफी बिलीव करता हूँ। मार्क ट्वेन का एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम। तो अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार तो का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इतिहास के अगेंस्ट ही है। 15 साल पहले तो कोई चीफ मिनिस्टर रहता नहीं है कंटिन्यूअसली। ऑलमोस्ट 15 साल वो रहे हैं, बीच का कुछ अगर पीरियड छोड़ दिया जाए। बहुत कम लीडर्स हैं जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम है। दूसरा, 15 साल के बाद जब आप चौथे टर्म में जाते हैं तो बड़े बड़े लीडर चुनाव हारे हुए। शीला दीक्षित जी दिल्ली में, तरुण गोगोई असम में, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, विधान चंद्र रॉय वेस्ट बंगाल में। एक दो और ऐसे उदाहरण हैं जो भी मुझे याद नहीं है। तो बड़े बड़े लीडर्स 15 साल के बाद जब वो फोर्थ टर्म में जाते हैं तो चुनाव हारे। इसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी फोर्थ टर्म में जीते हैं, नवीन पटनायक जीते हैं और ज्योति बसु जीते हैं। तो एक तो वो हिस्ट्री के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है जो उनको काफी भारी पड़ता है। मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे स्टेट इलेक्शंस में यूजुअली लोकल ही मुद्दे चलते हैं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि नेशनल मुद्दों पे चुनाव हो, लेकिन हम अगर 2019 के बाद के जो भी विधानसभा चुनाव अगर हम देखेंगे तो उसमें नेशनल मुद्दे
उतना नहीं चले। इनफैक्ट अगर आप महाराष्ट्र और दिल्ली का देखेंगे तो 5 से 10% से कम लोगों ने नेशनल इश्यूज पे वोट किया। तो मुद्दे होंगे जो हाइपर लोकल या लोकल मुद्दे होंगे। तो विकास ऑफ कोर्स एक मुद्दा रहेगा। कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में काफी बढ़ा है, वो एक मुद्दा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोग गरीब हुए हैं, वो एक मुद्दा है। करप्शन एक हमेशा ही मुद्दा रहता है। बिजली सड़क पानी एक हमेशा ही मुद्दा रहता है। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। जी तो इश्यूज की जब बात करते हैं तो हमेशा ये समझना चाहिए कि वो इशू किसके लिए है। इशूज का डेमोग्राफिक ब्रेकअप क्या है। अगर आप कहते हैं कि इशू अनएम्प्लॉयमेंट 50% है, सी वोटर कह रहे हैं, पर अनएम्प्लॉयड इतने लोग तो है नहीं। तो अगर एम्प्लॉयड लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, समझ रहे हैं आप बात को, तो ये कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ इसी कमरे में बैठा हुआ हूँ, होटल में बैठा हुआ, आप एम्प्लॉयड है, सब हमारे पास जॉब्स हैं, और हम कह रहे हैं अरे अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा इशू, बट हम तो एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए इशू है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इशू। क्या फार्म क्राइसिस फार्मर के लिए इशू है? क्या गरीबी माइग्रेंट लेबर के लिए इशू है? गरीबी अगर अमीरों के लिए इशू है तो वो कोई इशू है नहीं। इसलिए भी इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है, बट इसलिए भी इश्यूज शायद लोगों को मुख्य मुद्दे से भटका देते हैं, बिकॉज इश्यूज के पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी है, जो कि अवेलेबल नहीं होती। इस पर अगर आगे देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है सबसे बड़ा, अगर आप लोक नीति CSDS का सर्वे देखेंगे। लेकिन 35% लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू मान रहे हैं वो एनडीए को वोट दे रहे हैं, और 35% एमजीपी को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि इशू जिसके लिए है भी, वो क्या सोच रहा है इसके बारे में। क्या वो सोचता है कि इसको एमजीबी सॉल्व कर सकती है या इसको एनडीए सॉल्व करेगी, क्योंकि दोनों का इतिहास उसने देखा है 15-15 साल का। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है। बट वोट कंसिडरेशन कोई जरूरी नहीं है कि मुद्दा ही रहे। जब आप वोट डालने जाते हैं तो हर एक आदमी सिर्फ मुद्दे के बेसिस पे वोट डालने नहीं जाता। कुछ लोग मुद्दे के बेसिस पे वोट करते हैं, कुछ लोग लीडरशिप के बेसिस पे वोट करते हैं, कुछ लोग पार्टी सिंबल के बेसिस पे वोट करते हैं, कुछ लोग लोकल कैंडिडेट के ऊपर वोट करते हैं। और कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ मुद्दों या इस पे नहीं होता, परफॉर्मेंस पे नहीं होता, परसेप्शन पे होता। तो मुद्दे तो है ज्वलंत बहुत सारे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो डिसाइड करें कि कौन जीतेगा। और अंत में बिहार में तो जो जातिगत समीकरण है, अब चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, वो सही है गलत है, वो सब एक अलग डिबेट का विषय है। जातिगत समीकरण बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा अलायंस इस चुनाव को जीतेगा। जी, तो जातिगत समीकरण में भी जो ओबीसी और दलित हैं वो बहुत बड़ा परसेंटेज बनाते हैं बिहार में। और इस बार हम एनडीए के लिए देख रहे हैं कि 2 पार्टीज जो दलित को केटर करती हैं, जैसे हम और वीआईपी, वो तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन 2 आरएलएसपी और एलजेपी, ये दोनों अपोज में है। तो ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस कैसे रिजल्ट होगा? देखिए, अगर एनडीए की बात करेंगे तो जैसे बीजेपी के पास वहां पे अपर कास्ट और ओबीसीज और दलित्स का वोट है, दलितों का वोट है, और जेडीयू के पास कुर्मी कोयली, जिससे खुद नीतीश कुमार आते हैं, एमबीसीज मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उन्होंने एक अलग सी कैटेगरी बनाई है, एक तरह से नॉन यादव ओबीसी आप जिसे कह लें, और एक महादलित उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है। तो दलितों को उन्होंने एक तरह से ब्रेक कर दिया है। और ये महादलित कैटेगरी बनाने से एलजेपी जो है उसका बहुत भारी नुकसान। अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2005 में ये 11-12% वोट शेयर था, और दलितों की संख्या वहां पे 16% है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको ब्रेक कर दिया, महादलित और दलित। तो 10% महादलित तो जेडीयू के साथ चले गए, 6% जो दलित हैं वो सिर्फ बचे हुए हैं लोजपा के साथ। और इसलिए भी आप देखेंगे कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में जो वर्बल ड्यूअल चल रहा है, एक ये एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई। तो अगर हम एनडीए का अगर बास्केट देखें ऑफ कास्ट जो समीकरण है,
लगभग 55-60% कास्ट ग्रुप्स एनडीए को सपोर्ट करती हैं। अब इसमें से एलजेपी के चले जाने से 5-6% वोट वहां चला जाएगा। आरएलएसपी, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा खुद को कुशवाहाओं का लीडर बताते हैं और कुशवाहाओं की वहां पे आबादी लगभग 8% है, लेकिन वो कुशवाहाओं के लीडर हैं नहीं। नीतीश कुमार आज भी कुशवाहाओं के उनसे बड़े लीडर, तो उनके जाने से ऐसा कोई खास असर एनडीए के वोट बैंक पे नहीं पड़ने वाला है। ना ही एनडीए को मांझी के आने से कुछ खास असर होने वाला है, क्योंकि मांझी भी अपने आप को महादलितों का लीडर कहते हैं, लेकिन महादलित के वो लीडर हैं। आज भी नीतीश कुमार ही महादलित के लीडर है। तो ये आने जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो 55-60% का जो एक जातीय समीकरण आपको वोट करता था, उसमें से 5-6% दलित तो जरूर इस बार खिसकने का एनडीए से चांस है। इसमें एक दो और जातियां जो इंपॉर्टेंट हैं, वो एमबीसीज हैं और महादलित, जिनको नीतीश कुमार ने एक तरह से क्रिएट किया है और उनके लीडर माने जाते हैं। लेकिन एमबीसीज और महादलित में भी एक ये धारणा जरूर बैठी है ओवर द इयर्स की हमारा रिप्रेजेंटेशन पावर और गवर्नमेंट में है। अब एमबीसीज की आबादी 24% है, लेकिन क्या एनडीए ने 24% एमबीसीज को टिकट दिया है? नहीं दिया। महादलितों की भी आबादी 10% है, लेकिन चलो वो आप क्योंकि एससी रिजर्व सीट में आपको देना ही पड़ता है टिकट, तो आपने दिया होगा। तो एक वो धारणा जरूर धीरे धीरे बन रही है, और महागठबंधन की भी एक कोशिश है कि ये एमबीसी और दलित महादलित में से जो थोड़े नाराज वर्ग हैं उनका वोट अपनी ओर खींचे। तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि एनडीए के वोट बैंक पे कितना असर पड़ता है। जी, इसके अलावा बीएसपी भी है जो दलितों की राजनीति करती है, तो क्या ये चैलेंज बन सकती है? बीएसपी का संभव बिहार में ऐसा कोई खास जनाधार कभी रहा नहीं है। मगध में, रोहतास जिले में और कुछ कुछ इलाकों में है, लेकिन इतना कोई खास असर नहीं है कि वो किसी का गेम बना या बिगाड़ सके। बीएसपी जरूर कोशिश कर रही थी, तेजस्वी कोशिश कर रहे थे कि बीएसपी का अलायंस हो जाए, बट वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में करना चाह रहे थे जहां पे उनका आधार है। लेकिन बीएसपी चाह रही थी कि पैन स्टेट अलायंस हो, तो बीएसपी ऐसा कुछ खास यहाँ पे प्रदर्शन कर नहीं पाएगी। एक आधा कैंडिडेट कहीं पे जरूर अपने बलबूते पे जीत सकता है। आपके इंस्टाग्राम पेज पे स्वॉट एनालिसिस भी काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। पार्टी वाइज क्या स्वॉट एनालिसिस आपने किया है? जी, अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे तो जैसे अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू का जो स्ट्रेंथ है वो आज भी कुर्मी, कोयरी, एमबीसी और महादलित वोट बैंक है। अगर आपको ध्यान हो तो 2014 का लोकसभा चुनाव जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शन था बिहार की राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। तो उस समय भी जेडीयू को 16% वोट शेयर आया था, भले ही उसको 2 सीटें ही आई थी। तो ये जो वोट है जेडीयू का ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, और जेडीयू जिसके साथ भी जाता है, जैसे वो 2015 में महागठबंधन के साथ गया तो वो वोट शेयर वहां पे ट्रांसफर हो गया और महागठबंधन ने एनडीए को हराया। तो जेडीयू जिसके साथ जाता है वो वोट शेयर यूजुअली ट्रांसफर कर लेता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। नीतीश जी की पॉपुलैरिटी जरूर कम हुई है, लेकिन आज भी सीएम की रेटिंग में सबसे ऊपर नीतीश है। और ठीक है, आज बिहार की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितने लोग शायद चाह रहे हो, लेकिन 15 सालों में काम तो बहुत हुआ है, और खास करके पहले 10 सालों में तो बहुत सारा काम हुआ है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जेडीयू के। उनकी वीकनेस में जरूर ये है कि भाई 15 साल के बाद वोटर एक फटीग डेवलप होता है, एक बोरियत हो जाती है सेम चीफ मिनिस्टर को देखते हुए, सेम बातें सुनते हुए। एक वोटर बोर हो जाता है। मतलब मैं तो इसको समझता हूँ कि एक रेस्टोरेंट की तरह है जहां से हम लोग खाना मंगाते हैं या खाना ऑर्डर करते हैं। कितना भी अच्छा कोई रेस्टोरेंट हो जाए, हम शायद हमेशा उसी से तो मंगाएंगे नहीं। पीपल वांट चेंज। और उनकी पॉपुलैरिटी भी थोड़ी कम हुई है। एंटी इनकम्बेंसी काफी नेचुरल है। 15 साल में बहुत कुछ हुआ है, बट बहुत कुछ नहीं भी हुआ है। तो नाराजगी कुछ लोगों की, अलग अलग वर्गों की उनसे है। तो ये सब थोड़ी वीकनेसेस हैं उनकी उनके इसमें, और एक डबल एंटी इनकम्बेंसी भी उनको झेलना पड़ सकता है।
क्योंकि 15 साल अगर आप सरकार में हैं तो आपसे तो लोग नाराज हैं, बट आपके एमएलए से भी नाराजगी हो जाती है, क्योंकि वो भी 10 साल 15 साल से एमएलए है। और बहुत सारे लोगों को जेडीयू या एनडीए ने रिप्लेस नहीं किया इस बार, अगर आप देखेंगे तो लगभग 22% एमएलए का टिकट काटा गया है और महागठबंधन ने 44% लोगों का टिकट काटा है। तो ये भी एक, जैसा हमने एमपी में देखा था कि लोग शिवराज जी से तो खुश थे, लेकिन एमएलए से खुश नहीं थे और एमएलए का टिकट नहीं काटा गया और वो भारी पड़ गया। तो ये एक उनकी वीकनेस हो सकती है। ये तो जेडीयू का है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास फिर उसी तरह से आप देखेंगे तो जातिगत समीकरण में अपर कास्ट, दलित और ओबीसी का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, जो कि इजीली ट्रांसफरेबल होता है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर हर एक चुनाव में होता है, तो मोदी फैक्टर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कामकाज किया है, जो भी स्कीम्स हैं, उसकी भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी वहां पे है। वीकनेस में अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के वीकनेस में ये है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा पैन स्टेट लेवल लीडर नहीं है नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या इवन चिराग पासवान के टक्कर का। क्योंकि आप 15 साल से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पिगी बैक कर रहे हैं नीतीश के कंधों पर, तो आपके पास कोई वैसा लीडर नहीं हुआ। अब सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन 2015 में जब एनडीए अकेले चुनाव लड़ी थी तो भी उन लोगों ने उनको तो अनाउंस नहीं किया था सीएम कैंडिडेट। तो कोई लीडर नहीं है स्टेट का जो इनके टक्कर का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज बहुत सारे लोग, इनफैक्ट लगभग वन थर्ड लोग जो वोट करते हैं वो कैंडिडेट पे करते हैं, 1/3 पार्टी सिंबल पे करते हैं और 1/3 स्टेट लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप पे करते हैं। तो स्टेट लीडरशिप आपकी कमजोर है। अगर आप राजद की बात करते हैं तो उनका स्ट्रेंथ है कि वो जो उनका एमवाई वोट बैंक है वो बहुत मजबूत है। तो अगर 31% उनकी आबादी है तो उसमें से लगभग 80% वोट उनको पड़ सकते हैं। तो 24-25% तो इन दो जातियों से ही उनका वोट आ जाता है। और तेजस्वी युवा है, युवा वोटर बहुत सारे हैं बिहार में, फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 75 लाख हैं। तो उन्होंने वो जंगल राज देखा नहीं और उनको वो अपील करते हैं, क्योंकि ये अगर 35 इयर्स के आसपास हैं तो नीतीश कुमार जी ऑलमोस्ट 70 इयर्स। तो वो एक जो कम्युनिकेशन गैप या जो जनरेशन गैप है उसका फायदा तेजस्वी को मिल रहा है। और लालू का अभी भी करिश्मा उनके वोट बैंक में है। लालू की आज भी पॉपुलैरिटी वो स्टेट में है। उनका जो कोर वोटर है वो आज भी यही मानता है कि उनको फंसाया गया है, इनको कमजोर करने के लिए जेल भेजा। तो वो उनके स्ट्रेंथ हैं। वीकनेस में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाता है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 31% पे आप चुनाव जीत नहीं सकते और इसके बियॉन्ड उन लोगों ने कोई कास्ट या वोट ब्लॉक डेवलप नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर जो है वो कम होता है। दूसरा, उनकी वीकनेस तो नहीं कहेंगे, जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस को, उन्होंने बहुत सारी सीटें दी इस बार, 70 सीटें दी हैं। अब 70 सीटों में 37 सीटें तो कांग्रेस भाजपा के अगेंस्ट लड़ रही है और वो कॉन्टेस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है कांग्रेस के लिए, हमने देखा है। और कांग्रेस मोस्टली अपर कास्ट कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है, जहाँ जो कि बीजेपी का कोर वोटर है, और बीजेपी भी अपर कास्ट कैंडिडेट्स को वोट दे रही है। तो दोनों अपर कास्ट कैंडिडेट अगर भिड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस के, तो इसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी भारी पड़ेगी और कांग्रेस वोट नहीं ट्रांसफर कर पा रहा है आरजेडी को, जो हमने पहले भी देखा है। तो ये सब थोड़ी वीकनेसेस हैं। एलजेपी तो छोटा है, बड़ा बनने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन 5-6% वोट छोड़ के उसके पास कोई और वोट बैंक है नहीं। पिताजी के लेगेसी पे चिराग पासवान को जरूर कुछ वोट मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो जो सपना देख रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी तो इतनी सीटें तो उनको आने वाली 2, 4, 5, 10 सीटें उनको ऊपर आएंगी नहीं, लेकिन वो अलग अलग सीट पे किसी का गेम बना और बिगाड़ सकते। तो राजद का जो कोर वोट बैंक है एमवाई का, तो उसमें मुस्लिम वोट बैंक को क्या एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से कुछ नुकसान पहुंचेगा? उस ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो सिर्फ किसी चुनिंदा सीटों पे अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि वहां पे वो वोट बटे, बट क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो 75-80% मेरे हिसाब से महागठबंधन को जाएगा।
नीतीश कुमार और जेडीयू को भी मुस्लिम वोट मिलते थे, लेकिन अब चूंकि उनका अलायंस बीजेपी के साथ है और मोदी जी के साथ उनकी थोड़ी पहले जो खटपट थी, अब वो दोस्तियां बदल रही हैं, तो पहले जो मुस्लिम वोटर जेडीयू को वोट करता था, अब वो वोटर भी जेडीयू को वोट नहीं कर रहा है। तो मुस्लिम वोट बैंक एक तरह से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी वोट बैंक आरजेडी को पड़ने वाला है। जी, और एलजेपी के लिए आपने कहा कि वो गेम बना या बिगाड़ सकता है, तो एलजेपी ज्यादा नुकसान किसे करेगा, महागठबंधन को या एनडीए को? अब देखिए, एलजेपी पॉलिटिक्स में काफी ऑब्वियस कुछ नहीं होता है। अगर अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने एलजेपी को प्रॉप अप किया है कि एलजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचा सके और बीजेपी की ज्यादा सीटें आए और जेडीयू की कम आए और हम अपना चीफ मिनिस्टर बना पाए। अब ये स्ट्रैटेजी तो मतलब किसी को भी समझ आ जाएगी, इतनी ऑब्वियस स्ट्रैटेजी होती नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये स्ट्रैटेजी दूसरी स्ट्रैटेजी है, ये जानबूझ के स्ट्रैटेजी बिठाई गई है, जो कि शायद मास्टर स्ट्रोक रिजल्ट आने के बाद पता चले कि बीजेपी को सीएम बनाने के बाद नीतीश कुमार को ये दिखने लगा कि इनकी पोजीशन कमजोर है, तो वोट को स्प्लिट करने के लिए उन्होंने एलजेपी को खड़ा किया, ताकि जेडीयू का जो वोट महागठबंधन को जाने वाला था, चिराग पासवान के हो हल्ला करने से, इतना मीडिया कवरेज मिलने से लोगों को अब ये दिखने लगा है कि चिराग पासवान भी एक ऑप्शन है, कुछ लोगों को दिखने लगा है। तो उससे क्या होगा कि जो एमजीपी को वोट मिलने वाला था वो चिराग पासवान के पास जाएगा, और उसकी वजह से जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट कम था, जो अभी 115 सीटों पे इंटरनल सर्विस तो 25-35 40 बता रही थी, तो जेडीयू को फायदा हो सकता। लेकिन ये हर सीट पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर सीट की डायनामिक्स एक ही जैसी नहीं होती है। लेकिन एलजेपी वोट बैंक को स्प्लिट कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। अगर आप लोकनीति सर्वे देखेंगे तो एनडीए को 38% वोट शेयर मिल रहा है और एमजेबी को 32% वोट शेयर मिल रहा है और चिराग पासवान को 6% वोट। यही तो गैप, ये वोट जो महागठबंधन को जाने वाला था, या कुछ इसमें से महागठबंधन को जाने वाला था, अब किसी और को जा रहा है, और उसकी वजह से जेडीयू शायद कुछ सीटों पर निकल जाए। जी, और जैसे आपने युवाओं को आकर्षित करने की बात की, और हमने देखा भी कि महागठबंधन की रैलियों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। क्या ये मिसलीडिंग हो सकती है, जो एक्चुअल वोटिंग होगी उसके कंपैरिजन में? हाँ, मिसलीडिंग तो हो सकती है, क्योंकि आपको 2015 का भी अगर इलेक्शन कैंपेन याद हो तो मोदी जी की रैलीज में बहुत भीड़ होती थी, फिर भी एनडीए तो ऑलमोस्ट बुरी तरह से ही हारी थी। तो जो रैलीज में लोग अलग अलग कारणों से जाते हैं, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और कैंपेन्स करता हूँ पार्टीज और लीडर्स का, भी नो कि लोग कैसे लाए जाते हैं रैलीज में, क्यों आते हैं। कुछ लोग तो खुद से आते हैं आपको स्पॉन्टेनियस, कुछ लोग बुलाए जाते हैं, कुछ लोग मैनेज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो रैली में आया है उसमें से कितने लोग आपको वोट दे रहे हैं। तो वो जो फीडबैक है, क्योंकि लीडर जब बड़ी रैली होती है तो लीडर का मैसेज, ठीक है आपने एक बड़े क्राउड को दे दिया, तो युवा आ रहे हैं इनके पास, क्योंकि जनरेशन गैप है जैसे मैंने बोला, तो इनके ऊपर इनसे ज्यादा आकर्षित है और लोग आ रहे हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उनका जो मैसेज है वो बहुत बड़ी रैली में थोड़ा डिसिपेट होता है, इतनी आसानी से लोगों तक पहुंचता नहीं। उसके बाद रैली के बाद जो वोट कन्वर्जन का काम है, जो आपके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो आपका जो कैडर है, वो जब तक रैली में जो लोग आए हैं उनसे दोबारा कांटेक्ट ना करें और उनको अपना मैनिफेस्टो या अपनी चीजें ना बताएं, और उनको ये भी ना इंश्योर करे कि वोटिंग डे पे वो निकल के आरजेडी को या महागठबंधन को वोट ना करे, तब तक ये कहना मुश्किल है कि वो लोग वोट करेंगे कि नहीं। अब ये तो नतीजे के बाद ही हमें समझ आएगा, बट जो लोग रैली में आ रहे हैं वो लोग वोट करेंगे इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि रैलीज में तो लोग आ रहे हैं लेकिन अभी भी महागठबंधन पीछे चल रहा है। तो या तो ओपिनियन पोल गलत जा रहे हैं, जो हो सकता है, या फिर लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सुनने के लिए आ रहे हैं, बट शायद वोट नहीं करें। जी, और जो एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की, तो नीतीश के विरुद्ध वो है, और शायद बीजेपी भी इसे जानती है, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल सीट्स पे दोनों के कोटे में चुनाव सीट्स गई हैं, जेडीयू और एनडीए के और बीजेपी के।
तो क्या नीतीश भले ही फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ सीएम चॉइस है, लेकिन मोदी फैक्टर नीतीश से ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस चुनाव को? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो है कि मोदी जी हमेशा पॉपुलर रहे, लेकिन जब लोग विधानसभा में चुनाव करने वोट डालने आते हैं तो वो लोग पीएम बनाने तो नहीं आ रहे हैं, सीएम के लिए वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में ऐसा तो नहीं था कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। उस समय तो शायद इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि सीएए, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 हुआ था। लेकिन लोग आपके सीएम कैंडिडेट को देखते हैं। अब एक ही कैंडिडेट हर एक बार एक एग्जाम में आके बैठे तो लोग उसे पास नहीं कराएंगे ना। लोग कह रहे हैं ठीक है भाई, आपने अच्छा काम किया, आपको हमने जिता दिया, 303 सीटें दे दी। लेकिन यहाँ पे जो है, बिहार में जो है, हम तो यहाँ के कैंडिडेट या यहाँ के सीएम कैंडिडेट या यहाँ के आपकी जो पार्टी की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वोट देंगे। मोदी फैक्टर ज्यादा काम करता है राज्यों में जहां बीजेपी ऑपोजिशन में, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी का एडवांटेज है। फिर आप मोदी जी का चेहरा दिखा के ये कहते हो कि देखो हमने लोकसभा जीता है और 5 साल केंद्र में बड़ा अच्छा काम किया है, आप हमें जिताएंगे तो इनके गार्जियनशिप में हम एक अच्छे बंदे को यहाँ पे सीएम बनाएंगे और वो काम करेगा, और डबल इंजन जो थ्योरी बताई जाती है वो सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन जहां भी इनकम्बेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर 15 साल से हैं, अगर आप वोटर को बोलें कि भाई मोदी जी है पॉपुलर, लेकिन आप मोदी जी के नाम पे वोट दो, तो शायद वो वोट ना दे। और ऐसा हमने ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है कि एक चीज जो सिर्फ यहाँ पे इस बार फर्क हो सकता है वो है कि कोविड के दौरान, अब ये पहला चुनाव है जो कोविड के दौरान है, लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो स्टेट के ऊपर बढ़ी। लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग गरीब हुए हैं, माइग्रेंट्स वापस आए हैं, तो लोगों की जब डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर बढ़ी है, और लोग ये भी जान रहे हैं आज भारत में कि स्टेट्स की आर्थिक व्यवस्था काफी खस्ता है, तो वो ये जान रहे हैं कि जो राशन उन्हें मिला है या जो 500 रुपए पर मंथ ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे महिलाओं के अकाउंट में 3 महीने हुए, वो केंद्र सरकार से आए। तो इस बार ये एक एलिमेंट है जो कि मोदी फैक्टर का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा मजबूत करता है, कि लोग ये भी जान रहे हैं कि अगर एमजीबी की सरकार बन जाती है, यहाँ पे स्टेट की हालत खस्ता ही है, 10 लाख जॉब देना ठीक है, दे भी देता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेवेन्यू स्टेट में है नहीं, सेंटर पे डिपेंडेंट रहने वाला है, और सेंटर और इससे अगर ठन जाती है तो हमें नुकसान होना है, या जो आ रहा हो शायद सेंटर से वो आना पड़ेगा। ये एक जो फैक्टर है ये हो सकता है कि मोदी फैक्टर को मजबूत करे। अदरवाइज मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, मुझे ये लगता है कि ये स्टेट पॉलिटिक्स में लोग हाइपर लोकल इशू पे वोट करते हैं, एमएलए के ऊपर वोट करते हैं, इतना बड़ा असर होगा। लेकिन ये एक फैक्टर की वजह से थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इकोनॉमी भी कहीं छूट गया, ये आप देख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है डालने का, बट यू कैन सी इकोनॉमी पे अगर आप, ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों है, अगर आप लोग क्यों 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 नाराज है, अगर आप देखेंगे तो 15 साल में बहुत हुआ है, लेकिन आज भी बिहार का पर कैपिटा इनकम 1/3 है नेशनल एवरेज। 33 राज्यों में सबसे नीचे बिहार, अर्बनाइजेशन सिर्फ 11%, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, बिलो पॉवर्टी लेवल 33% है, 1.5 गुना है नेशनल एवरेज के। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा भी समझ रही है कि ठीक है, विकास हुआ है, 15 साल बनाम 15 साल आप कर रहे हैं, बट आज भी स्थिति खस्ता ही है इतने सालों बाद भी। इसलिए भी एक बीजेपी में एक सोच एक आई है उनके थिंक टैंक में कि अब ये वक्त आ गया है शायद कि जहां अब बीजेपी को इस राज्य की कमान संभालनी पड़ेगी, अगर उनको ये डबल इंजन जो उनका थ्योरी है, या अपने स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, या इस राज्य का असल विकास करना है। तो इसलिए भी बीजेपी ये अब शायद मन बना रही है कि अगर ज्यादा सीटें आएंगी तो नीतीश कुमार को, भले ही वो कह रही है कि हम उनको सीएम बनाएंगे, बट शायद मॉरली नीतीश कुमार ये ना बोल पाए कि हम सीएम बनेंगे अगर बहुत ज्यादा गैप होगा। तो ये भी एक इशू है। और फेज 1 इलेक्शंस आर ऑलमोस्ट हियर, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? फेज 1 में मोस्टली जो सीटें हैं वो मगध भोजपुर में है, लगभग 50 सीटें, 50 और समथिंग, और 20 सीटें लगभग ईस्ट बिहार में।
अभी फेज 1 हमेशा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फेज 1 से मोमेंटम मिलता है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली बार भी एमजीपी ने ये जो फेज था महागठबंधन, उसको जेडीयू महागठबंधन में था, तो उसने फेज 1 में काफी अच्छा लीड ले लिया था बीजेपी से, क्योंकि ऑलमोस्ट मेंटेन रहा पूरे 5 फेज। तो इस फेज में पार्टी जो भी गठबंधन लीड लेती है उसको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है दूसरे फेजेस के लिए, और एक वो वहां खबर भी चलती है कि भाई ये पार्टी जीत रही है, पार्टी जीत रही है। तो हवा बनता है। हवा बनने से होता है कि जो अनडिसाइडेड वोटर है, जो लगभग इस बार पोल्स के अनुसार 10% है, लेकिन नॉर्मली अनडिसाइडेड वोटर 10 से 15%, 15 से 25% भी होता है, जो वोटिंग के दिन ये डिसाइड करता है कि मुझे किसे वोट देना है, या 2 या 3 दिन पहले डिसाइड करता है कि मुझे किसे वोट देना है। तो ये जो मोमेंटम बनता है उससे अनडिसाइडेड जो वोटर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहना कि इसमें कौन आगे है कौन पीछे, देखिए आरजेडी और कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इस बार क्या वो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी जेडीयू उनके साथ और कांग्रेस यहाँ पे 21 सीटों पे लड़ रही है, उसमें से 12 सीटें भाजपा के अगेंस्ट लड़ रही है और कांग्रेस ने मैक्सिमम अपर कास्ट कैंडिडेट को टिकट दिए हैं। तो क्या वो पिछली बार जो 9 सीटें जीती थी क्या इस बार जीत पाएगी? दूसरा ये भी है कि आपको ये भी समझना है कि ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह है। तो जो एनडीए है उसके कप्तान जो है वो फॉर्म में नहीं है, जेडीयू उप कप्तान फॉर्म में है, ठीक है, और बाकी डेब्यूटेंट्स टाइप के हैं हम और वीआईपी, जो कि मतलब इनसिग्निफिकेंट। उस तरफ जो कप्तान है आरजेडी वो फॉर्म में है, तभी वो ज्यादा कॉन्टेस्ट जेडीयू के अगेंस्ट कर रहा है। इस फेज में भी सबसे ज्यादा जो कॉन्टेस्ट है दोनों कप्तानों के बीच है, उनके फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि कौन ये फेज जीतता है। और महागठबंधन का जो उप कप्तान है उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है फॉर्म की, उसको बिड़ा दिया आपने बीजेपी के अगेंस्ट जो कि फॉर्म में है। तो ये जो कप्तान वर्सेस कप्तान और उप कप्तान वर्सेस उप कप्तान जो सीट्स हैं, जो मैचेस हैं, ये डिसाइड करेंगी कि फेज 1 में कौन आगे बढ़ता है। इश्यूज तो नॉर्मली जो स्टेट में है वो यहाँ पे भी हैं। नक्सलिज्म थोड़ा एक इशू है यहाँ पे, वाटर शॉर्टेज और क्राइसिस भी एक इशू है, लेकिन अल्टीमेटली कितना वोटिंग पे इसका इम्पैक्ट होगा ये देखने की बात। जी, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। काफी इंसाइटफुल डिस्कशन था ये, हमने बहुत सारा डाटा समझा, बहुत सारे पैटर्न समझे। आप देखते रहें स्वराज। थैंक यू।